साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता की। साथ ही हम विद्युत ऋणात्मकता की भी बात करेंगे और इनकी आवर्तों व वर्गों में ये किस तरह परिवर्तित होती हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की। इसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कहते हैं। किसी विलगित गैसीय परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन में बदलता है तो इस क्रम में हुए एंथैल्पी परिवर्तन को उस तत्व की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। इसको डेल्टा EgH द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको डेल्टा पता है, डेल्टा परिवर्तन का प्रतीक होता है, H एंथैल्पी का प्रतीक होता है और Eg मतलब इलेक्ट्रॉन गेन। तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इस तरह हम दिखाते हैं। हम यहाँ पे अगर बात करें तो X आपका एक विलगित गैसीय परमाणु है। जब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ये ऋणायन में बदल जाता है। इस प्रोसेस में जो भी एंथैल्पी चेंज हुआ है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कहलाता है। यह विक्रम ऊष्मक्षेपी भी हो सकता है, ऊष्मशोषी भी हो सकता है। ये तत्व के स्वभाव पर निर्भर करेगा। जब ये ऊष्मक्षेपी होता है अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऊर्जा मुक्त होती है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान कैसा माना जाता है? ऋणात्मक माना जाता है। हैलोजनों में इसका मान सर्वाधिक ऋणात्मक होता है और उत्कृष्ट गैसों में ये मान सर्वाधिक धनात्मक होता है, क्योंकि उत्कृष्ट गैसों से आयन में बदलने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अब आइए हम देखें कि किस तरह से चेंज होता है आवर्त में, किस तरह से इसकी प्रवृत्ति होती है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान यानी उसका जो ऋणात्मक मान है वो बढ़ता जाता है। यानी जितने आप बाएं से दाईं ओर चले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर उतनी ही अधिक ऊर्जा मुक्त होगी। इसका कारण क्या है? आप जैसे ही बाएं से दाएं जाते हैं तो कोषों की संख्या अपरिवर्तित रहती है, लेकिन नाभिक में धनावेश बढ़ता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से जुड़ जाता है। यानी एक तो धनावेश बढ़ता है और दूसरा उसकी परमाणु त्रिज्या घट जाती है, तो अणु का आकार कैसा होता? छोटा हो जाता है। इसलिए इसका मान अधिक ऋणात्मक होगा। यानी बाईं ओर का मान जो होगा कम ऋणात्मक होगा, जैसे हम दाईं ओर चले जाएंगे वो ऋणात्मक मान बढ़ता जाएगा, यानी मुक्त हुई ऊर्जा की मात्रा बढ़ती जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल में, आप यहाँ इसको देखें, आप दूसरे वर्ग में देखें, लिथियम में देखिए -60 है, ऑक्सीजन के लिए -141 है, ये 328 है। तो ये यहाँ से बाएं से दाएं जाने पर लगातार इसका ऋणात्मक मान बढ़ रहा है। यहाँ पे हम संपूर्ण धातुओं को नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे आप केवल जो प्रारूपी तत्व हैं उनको ही देख रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए दूसरे आवर्त में देखें तो सोडियम का -58 है, तो ये -200 है, ये 349 है। तो ये दाएं तरफ जाने पे ये मान ऋणात्मक रूप से बढ़ता है। अब वर्ग की बात करें तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का मान, इनका जो ऋणात्मक मान है वो घटता जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर मुक्त हुई ऊर्जा का मान कम होता जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो बाह्य कोश है उन कोषों की संख्या तो बढ़ती जाएगी। जैसे अपन नीचे के आवर्तों में आएंगे तो कोषों की संख्या बढ़ेगी, तो दो चीज़ें बढ़ेंगी, एक तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी और दूसरी अंदर के कोषों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। कोष बढ़ेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन का आपस में प्रतिकर्षण है, बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसको ये इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करते हैं या नाभिक से इसको परीक्षित करते हैं। तो ये शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, ये इलेक्ट्रॉन को प्रवेश करने में कठिनाई पैदा करता है।
जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद मुक्त हुई ऊर्जा का मान कम हो जाता है। आप यहाँ वो देख भी सकते हैं, ऊपर से नीचे आने पे ये मान कम हो रहे हैं। लेकिन आप यहाँ यदि गौर करें, देखें तो ये जो मान है ऑक्सीजन के लिए -141 है, जबकि इसके नीचे -200 है। यानी ये मान यहाँ पे ऋणात्मक रूप से बड़ा है यहाँ पे, लेकिन फिर यहाँ से लगातार घट रहे हैं। यहाँ भी वही है, फ्लोरीन में भी यही है। देखिए नियोन में भी यही कंडीशन है। तो ये जो विसंगति है, इसका कारण क्या हो सकता है? यहाँ पे विचार करने भी पाए। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन फ्लोरीन के लिए इसका मान अपने वर्ग में नीचे वाले तत्वों से कम हो रहा है। इसका कारण ये है कि जब इलेक्ट्रॉन 2p में प्रवेश करता है तो इसको शील्डिंग इफेक्ट किस किस का लगेगा? 1s और 2s का शील्डिंग इफेक्ट बनेगा। और ये 1s 2s दोनों गोलाकार होते हैं। जब 2p में आने के लिए नाभिक से परीक्षण इसका अधिक प्रभावी रहेगा। यही ऑक्सीजन में है, यही फ्लोरीन में है। लेकिन जैसे ही हम नीचे के वर्ग वाले तत्वों की बात करते हैं, जैसे सल्फर और क्लोरीन की, तो सल्फर में 1s 2s के अलावा 3s होगा, 2s के बाद 2p भी होगा, और जो 3s के बाद जो 3p में जब नया इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये स्पेस और बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो शील्डिंग था, शील्डिंग इफेक्ट था, वो 2s और 2p के द्वारा था, 1s के द्वारा था। लेकिन यहाँ पे जो शील्डिंग है 3s के द्वारा होगी या 3p के द्वारा होगी। तो इसमें ऊपर वाले यानी जो ऑक्सीजन या सल्फर है, इसकी तुलना में इसके पास अधिक स्पेस रहेगा, तो प्रतिकर्षण कम होगा। इसके कारण इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने में आसानी रहेगी। इसलिए ये विसंगति इसमें पाई जाती है। आइए यहाँ आप देख लें, सबसे अधिक मान किसका होता है? ऋणात्मक रूप से सबसे अधिक मान होता है क्लोरीन का, जो होता है ऋण 349। इसके बाद आता है फ्लोरीन का ऋण 328 किलोजूल प्रति मोल, और धनात्मक में नियोन का सबसे अधिक होता है धन 116। अब आइए हम बात करते हैं दूसरे पद की, विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो परमाणु के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो माप है वो मापने का गुण नहीं है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को सीधे सीधे नहीं मापा जा सकता। किसी परमाणु के लिए किसी रासायनिक यौगिक में सहसंयोजक बंध के जो साझे के इलेक्ट्रॉन हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने की योग्यता की गुणात्मक माप को हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। यानी जब कोई दो परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध बनाते हैं तो जो साझे का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसको अपनी ओर आकर्षित करने की जो क्षमता है, योग्यता है, उसको ही हम विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। कोई दो परमाणु है, एक X और दूसरा Y है। मान लो एक एक इलेक्ट्रॉन का ने साझा किया। वैसे तो इसको आदर्श रूप से कहाँ होना चाहिए? बीच में होना चाहिए, जब दोनों समान है तो। लेकिन जो अधिक विद्युत ऋणी होते हैं वो इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो इनके जो साझे के इलेक्ट्रॉनों को आकर्षण करने की जो क्षमता है, यही विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। इसको वैसे मापने योग्य गुण ना होने नहीं होता, फिर भी कुछ लोगों ने कुछ संख्या सूचक पैमाने विकसित किए हैं। इनमें पाउलिंग पैमाना सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है। जो पाउलिंग स्केल है, इस स्केल में देखें तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक 4 मानी गई है। आप यहाँ एक टेबल में विद्युत ऋणात्मकता देख सकते हैं।
यहाँ पे आप देख सकते हैं लिथियम एक है, ये स्केल है, बेरिलियम की 2.5 है, बोरोन 2 है, ये 2.5 है, कार्बन की 3.0 है, ये 3.5 है, फ्लोरीन की सबसे अधिक 4.0 है। दूसरे आवर्त में देखा तो सोडियम की 0.9 है, जी 1.2 है, जी 1.5 है, जी 1.8 है, जी 2.1 है, जी 2.5 और 3। तो यदि हम आवर्त में देखें तो सामान्यतः आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पे बढ़ती है। इस बढ़ने का कारण है जैसी परमाणु त्रिज्या घटती है तो नाभिक बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के पास में आ जाता है, तो नाभिक से आकर्षण बढ़ जाएगा। इसके कारण वो साझी के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अधिक तेजी से आकर्षित करेगा, अधिक बल लगेगा उस पर। इसी तरह से वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे परमाणु की त्रिज्या बढ़ने के कारण विद्युत ऋणात्मकता घटती है। कारण क्या है? मान लो ऊपर के में पहला केवल 2 कोश हैं, तो नाभिक की और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम रहेगी। उसके नीचे पहुंचे तो उसमें 3 कोश हो जाएंगे, तो ये दूरी बढ़ जाएगी। जब ये नाभिक से दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण भी कम हो जाएगा, जिसके कारण विद्युत ऋणात्मकता घटती है। वैसे तो विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रॉनों को आकर्षण करने की प्रवृत्ति साझा करने वाले दोनों परमाणु पर निर्भर होती है। यदि सामने वाला परमाणु अधिक विद्युत ऋणी हो तो वो अधिक खींच लेगा, यानी उनमें विद्युत ऋणात्मकता में जिसकी ज़्यादा होगी वो अपनी ओर खींचेगा। क्योंकि अधातुओं की जो प्रवृत्ति होती है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है, तो विद्युत ऋणात्मकता का आप सीधा संबंध अधात्विक गुण से मान सकते हैं। तो जैसी आवर्त सारणी में आप आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तो अधात्विक गुण बढ़ेंगे, और वर्ग में ऊपर से नीचे आएंगे तो अधात्विक गुण घटेंगे। यानी ऊपर से नीचे आने पे धात्विक गुण बढ़ेगा, अधात्विक गुण घटेगा। बाएं से दाएं जाने पे अधात्विक गुण बढ़ेगा, धात्विक गुण घटेगा। आप यहाँ देख सकते हैं सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी है? फ्लोरीन की है, उसके बाद क्लोरीन की है। आप वर्ग में भी देख सकते हैं, वर्ग में भी ऊपर से नीचे आने पर ये मान किस तरह से लगातार घट रहे हैं। आप इसमें देख सकते हैं ये 4 धातुएं हैं, इसमें लिथियम के लिए 1 है मान, ये 0.9 है, पोटेशियम के लिए 0.8 है, इसके लिए 0.8 है, इसके लिए 0.7 है। इनमें बहुत ज़्यादा ऊंचा बच नहीं है। हेलोजेंस में देखिए आप 4 है, ये 3 है, ये 2.8 है, 2.5 है, 2.2 है, इसमें ज़्यादा अंतर आ रहा है। तो ये पॉलिंग पैमाने पे आप अगर विद्युत ऋणात्मकता को देखें तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी है? फ्लोरीन की। उसके बाद नंबर आता है ऑक्सीजन का, फिर नंबर आता है क्लोरीन का, इसके बाद फिर आता है नाइट्रोजन का, और नाइट्रोजन और क्लोरीन की बराबर है। इसके बाद ब्रोमीन, फिर सल्फर, फिर कार्बन। इस तरह से हम इसको देख सकते हैं, आपकी पुस्तकों में भी दिए गए हैं। आइए अब हम कुछ रासायनिक गुणधर्मों की आवर्ती प्रवृत्ति की भी चर्चा करते हैं। पहले बात करते हैं हम संयोजकता की। तो संयोजकता क्या है? पुराना ये टर्म है, पहले बहुतायत में यूज होता था। संयोजकता का संबंध इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से रहता है। जो प्रारूपी तत्व हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, जो दूसरे आवर्त के तत्व हैं,
इनमें सामान्यतः उनकी जो संयोजकता है या तो बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या है या 8 में से बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है। जैसे आप सोडियम की बात करें तो सोडियम के बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो इसकी संयोजकता 1 मानी जाती है। आप मैग्नीशियम की बात करें तो उसमें बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी संयोजकता 2 मानी जाती है। आप एल्युमिनियम की बात करें तो उसमें बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 मानी जाएगी। कार्बन की बात करें तो उसमें 4 होते हैं। आप ऐसे विचार कर सकते हैं, 8 में से 4 घटा के भी निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए इसकी जो संयोजकता है उसको या तो हम 5 मानेंगे या फिर 8 में से 5 घटाने पर 3 मानेंगे। ऑक्सीजन के लिए 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचेंगे या 6 होगी। इस तरह से ये संयोजकता की अवधारणा है। वर्तमान में संयोजकता की जगह अब ऑक्सीकरण संख्या या ऑक्सीकरण अवस्था की बात अधिक की जाती है, उसका अधिक उपयोग होता है। इसके लिए हमें यौगिकों को देखना पड़ता है। जो आइए हम 2 यौगिक देखते हैं, एक है OF2 और Na2O। तो OF2 और Na2O में हम देखते हैं कि 3 तत्व हैं। OF2 में ऑक्सीजन और फ्लोरीन है और Na2O में सोडियम और ऑक्सीजन है। इसमें यदि हम विद्युत ऋणात्मकता का क्रम देखें तो एक क्रम इस तरह है। सबसे अधिक विद्युत ऋणी है इसमें फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद सोडियम। क्योंकि फ्लोरीन का विन्यास है 1s2 2s2 2p5, ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके पूरा अष्टक कर लेता है, नहीं इसका अष्टक पूर्ण हो जाता है। तो फ्लोरीन अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से प्राप्त करता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से 1 फ्लोरीन द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। तो फ्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? -1। अब हम ऑक्सीजन की बात करें तो चूँकि ऑक्सीजन से 2 परमाणु जुड़े हुए हैं फ्लोरीन के, तो एक परमाणु को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए है, तो ऑक्सीजन एक परमाणु को 1 इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरे परमाणु को दूसरा इलेक्ट्रॉन देता है। इस तरह से ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन देता है। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था धन 2 होती है। आप सीधे सीधे कह सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन देता है तो धन 1, 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो धन 2, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋण 1 और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऋण 2 हो जाएगी इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। दूसरा उदाहरण सोडियम ऑक्साइड का है, Na2O का है। तो इसमें आप देखें क्योंकि सोडियम का जो विन्यास है, बाह्यतम कक्ष का विन्यास हुआ 3s1, जो विन्यास है इसका 1s2 2s2 2p6 3s1। अंतिम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाता है, यानी 2s2 2p6 में 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन देने के कारण इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी? धन 1। इसके विपरीत यहाँ पे आप ऑक्सीजन की बात करें तो एक ऑक्सीजन परमाणु 2 सोडियम परमाणु से जुड़ा हुआ है, यानी एक सोडियम परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा सोडियम परमाणु दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए? 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। तो इसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हो जाएगी? ऋण 2 हो जाएगी। क्योंकि इसमें जो भी तत्व अधिक विद्युत ऋणी होगा तुलनात्मक रूप से वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, जो धनात्मक होगा यानी जो विद्युत ऋणता जिसकी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। अर्थात किसी विशेष यौगिक में परमाणु द्वारा धारित आवेश की संख्या को हम ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। अब आवेश की प्रकृति आपको पता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋणात्मक होगा आवेश, इलेक्ट्रॉन देगा तो धनात्मक होगा। यहाँ अपन देख सकते हैं वर्ग 1 है और 2 है। चार धातुएं, क्षारीय मिश्र धातुओं, इनमें संयोजकता 1 और 2 होती है। क्योंकि इसमें जो संयोजी कोष है उसमें इलेक्ट्रॉन 1 ही रहता है, इसमें संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब बात करें हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, जो वर्ग 13 है, इसमें बाह्यतम कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
कौन कौन होंगे? एस में 2 और पी में 1। 14 वर्ग में पी में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 15 वर्ग में पी में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। 16 वर्ग में पी में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इस तरह से इनकी जो संयुक्ता कोष है इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 3, 4, 5, 6, 7 और 8 होगी। तो इसकी संयुक्ता क्या होगी? आपने ऐसे पढ़ा है पहले बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इसमें 1 है तो 1 रहेगी, ये 2 रहेगी, इसकी 3 रहेगी, 3 की 3 रहेगी, 4 में 4 ही रहेगी। यहाँ पर ये या तो 8 में से 5 घटाने पर जो प्राप्त होता है 3, ये 3 रहेगी। यहाँ पे 8 में से 6 घटाने पर 2 प्राप्त होता है, 2 रहेगी। 8 में से 7 घटाने पर 1 प्राप्त होता है, तो ये 1 संयुक्ता रहेगी। अर्थात ये अष्टक पूर्ण करने की प्रवृत्ति में पाई जाती है। और अष्टक पूर्ण करने के लिए यदि इलेक्ट्रॉन देने में आसानी होती है तो वो ऑक्सीकरण अवस्था उनकी धनात्मक होती है, और यदि इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो ऑक्सीकरण अवस्था ऋणात्मक होती है। और जो संक्रमण तत्व हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं या ए ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये सभी परवर्ती संयुक्ता प्रदर्शित करते हैं। तो इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो भी अलग अलग होती है। अलग अलग तत्वों में इनकी ऑक्सीकरण अवस्था अलग अलग होती है। अब हम इसमें देखें तो जो द्वितीय आवर्त के तत्व हैं उनके रासायनिक गुणों में बहुत अधिक असमानता रहती है, और अपने वर्ग के अन्य तत्वों से इनके गुण भिन्न होते हैं। अध्ययन करने पर पाया कि लिथियम अपने वर्ग क्षार धातुओं से कम समानता रखती है, जबकि मैग्नीशियम से अधिक समानता रखती है। उसी तरह बेरिलियम भी अपने वर्ग क्षारीय मृदा धातुओं से अलग गुण रखती है, जबकि ये एल्युमिनियम से अधिक समानता रखती है। इन संबंधों को विकर्ण संबंध कहा गया है। मिसाल के तौर पे हम ये देख सकते हैं कि लिथियम और बेरिलियम जिस संयोजक यौगिक बनाती है, जबकि इनके इस वर्ग के अन्य तत्व संयोजक यौगिक नहीं बनाते, वे आयनिक यौगिक बनाते हैं। तो प्रथम तत्व के जो भिन्न व्यवहार है इसका प्रमुख कारण ये है कि इनका जो आकार होता है बहुत छोटा होता है, यानी इसमें केवल 2 ही कोष होते हैं, 1s और 2s। साथ में इनमें रिक्त डी ऑर्बिटल का अभाव होता है, माने इसमें 2s में केवल 2p तक रहता है, इसमें डी ऑर्बिटल होते ही नहीं है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, इसमें आवेश और त्रिज्या का जो अनुपात होता है वो भी अधिक होता है, यानी त्रिज्या का मान कम होता है। जबकि द्वितीय वर्ग में आप देखें तो इसमें 3p, 3s, 3p और 3d कक्ष होते हैं। इसके कारण वर्ग के जो शेष तत्व हैं वो 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, यानी 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन पेयर्स को स्थान दे सकते हैं। लेकिन प्रथम वर्ग के तत्व अधिकतम 4 संयुक्ता दर्शा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देख सकते बोरॉन केवल Bf4- तक बना सकता है, क्योंकि इसमें इसके अलावा कोई स्थान नहीं होता है। कि एल्युमिनियम देखें तो Al(F6)3- तक संकुल आयन बना सकता है। पी ब्लॉक के जो समूह हैं उनमें अपन देखें तो प्रथम तत्व स्वयं तथा अन्य द्वितीय वर्ग के तत्वों के साथ p-pi बॉन्ड बनाने की प्रबल क्षमता रखते हैं। ये हम पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड भी बाद में चर्चा करेंगे अगले भागों में। तो जो प्रथम तत्व हैं वो द्वितीय आवर्त के तत्वों से p-pi बॉन्ड बनाने की प्रबल क्षमता रखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी होता है, नाइट्रोजन के भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, कार्बन नाइट्रोजन में भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड बन जाते हैं।
जबकि इन वर्गों के जो नीचे वाले तत्व हैं यानी तृतीय आवर्त के तत्व हैं या चौथे, पाँचवें, छठवें आवर्त के तत्व हैं, वो ऐसा करने में सक्षम नहीं है। अब हम बात करें संयोजकता और ऑक्सीकरण संख्या की, तो संयोजकता तो संयोग करने की क्षमता है, वो कितने परमाणु से जुड़ा है वो उसकी संयोजकता है। जबकि ऑक्सीकरण जो संख्या है वो इलेक्ट्रॉन की त्यागने और ग्रहण करने की संख्या है, यानी उस पर जो इतना आवेश है वो उसकी ऑक्सीकरण संख्या है। उदाहरण के तौर पे आप यहाँ पे Na3Al को देखें, तो यहाँ पे एल्युमिनियम तत्व को आप देखें तो यहाँ पाते हैं कि एल्युमिनियम तत्व कितने से जुड़ा है जी, एल्युमिनियम 6 फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी एल्युमिनियम की, 6 से जुड़ा है, संयोजकता तो 6 है। और ऑक्सीकरण संख्या कितनी है इसकी, ऑक्सीकरण संख्या को आप इस तरह निकाल सकते हैं, देखिए सोडियम के हैं 3 परमाणु, आपको पता है सोडियम की ऑक्सीकरण संख्या धन 1 होती है, तो 3 परमाणु करेंगे तो 3 गुणे धन 1 धन। एल्युमिनियम का आप X मान लें, इसकी X है, और F की 6 परमाणु हैं, इसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है ऋण 1। तो इस तरह से आप रख सकते हैं। और जो परिणामी आवेश है इस पर 0 है, तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। देखिए सोडियम के 3 परमाणु हैं तो 3 गुणा धन 1, एल्युमिनियम के आपने X मान ली, फ्लोरीन की 6 परमाणु हैं और 1 की ऑक्सीकरण संख्या ऋण 1 है, और परिणामी आवेश है 0, तो इसको 0, एक समीकरण बन गया जी, 3 एकम 3 धन में ही है, X 6 एकम 6 जी ऋण 6 हो जाएगा बराबर 0। तो X 3 धन के हैं और 6 ऋण के हैं, तो ऋण 3 बचेगा, तो X ऋण 3 बराबर 0 हो गया, तो X बराबर हो जाएगा 3, और वो भी धन का। तो यहाँ पे एल्युमिनियम की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी हो जाएगी, धन 3। आप इस तरह से किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं, बशर्ते आपको अन्य तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या पता हो। अब आइए हम बात करें अभिक्रियाशीलता की। उत्कृष्ट गैसों के अष्टक पूर्ण होते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान धनात्मक होता है, इनकी जो क्रियाशीलता है वो अत्यधिक कम होती है, यानी केवल जेनॉन से शायद यौगिक बनाए जा सकते हैं, वो भी विशेष प्रयास के द्वारा। बाकी हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, इनके जो यौगिक हैं बहुत कठिनाई से बनते ही नहीं हैं। अब आवर्त सारणी में देखें तो आवर्त सारणी के दोनों छोरों पे अत्यधिक क्रियाशील तत्व हैं, यानी शून्य समूह को छोड़ दें तो बाएं छोर पे आपके क्षार धातुएं हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, और दाएं छोर पे हैलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। लेकिन मध्य में अपेक्षाकृत कम क्रियाशील तत्व होते हैं, इनमें क्षार धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाती हैं, जबकि हेलोजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाती हैं। इस तरह से आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण यानी इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है और अपचायक गुण घटता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो बाईं ओर के तत्व हैं वो प्रबल अपचायक होते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये प्रबल अपचायक हैं। जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं वो अपचायक होते हैं, यानी दूसरे का अपचयन करते हैं। और दाएं ओर देखें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं, ये दूसरे का ऑक्सीकरण करते हैं। यहाँ पे कुछ सूत्र दिए हैं, सूत्रों द्वारा हम उनकी ऑक्सीकरण संख्या संयोजकता को देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ हाइड्राइड्स के फॉर्मूले दिए हैं। लिथियम हाइड्राइड मोलिकुलर फार्मूला है इसका LiH, यानी एक हाइड्रोजन मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। चूँकि लिथियम अधिक प्रबल है, प्रबल धनात्मक है, और ये हाइड्रोजन थोड़ा ऋणात्मक, मतलब धनात्मक ऋणात्मक दोनों रहता है, लेकिन ये यहाँ पे
लिथियम की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक है। लिथियम इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेगा। सोडियम हाइड्राइड भी NaH है, एक एक ऑक्सीकरण संख्या है इसमें। पोटेशियम की भी एक ऑक्सीकरण संख्या है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 1 है। कैल्शियम हाइड्राइड को देखें तो इसमें कैल्शियम की ऑक्सीकरण संख्या 2 है, धन 2 है। यहाँ पे बोरॉन के लिए देखें तो इसके लिए देखो 3 है, बोरॉन के लिए ये है B2O6। तो ये एक डाइमर होता है B2O6 यानी BH3, माने एक बोरॉन से 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी धन 3 रहेगा इनकी। आप यहाँ देखा ये इसकी धन 1 है, यहाँ पे धन 2 है, यहाँ पे धन 3 है, यहाँ पे देखा धन 4 है। यहाँ पे फिर देखिए आप, यहाँ पे 3 है, NH3 है, PH3 है, ASH3 है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे फिर 2 आ गई, यहाँ पर 1 आ गई। ऑक्सीकरण संख्या की बात करें तो ऋण में आ जाएगी। नीचे आए तो यहाँ पे ऑक्साइड्स को देखें, Li2O ऑक्सीजन के प्रति देखें तो यहाँ पे चूँकि ऑक्सीजन की 2 ऑक्सीकरण अवस्था है, 2 संयुक्ता है, तो यहाँ इसकी 1 हो जाएगी। वही चीज़ है, धन 1 है। यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रति 2 है, यहाँ 2 माने तो बराबर हैं जी, तो इसकी भी 2 हो जाएगी। इसमें B2O3 यानी ऑक्सीजन की 2 है तो इसकी 3 है। यहाँ पे ये भी जानने योग्य, मान लो बोरॉन और ऑक्सीजन का आपको फॉर्मूला दिया है B2O3। तो यदि यहाँ पे हम दो तत्वों की अगर हम रखें तो आप इसमें सबसे पहले ऊपर इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिख दीजिए। ऑक्सीकरण संख्या जो ऑक्सीजन की होती है वो कितनी होती है, ऋण 2। बोरॉन की है धन 3। इसका जो फॉर्मूला आपको बनाना है तो क्या करते हैं, हम चिन्ह का ध्यान नहीं रखते हैं, इसको इधर रख देते हैं, माने ऊपर वाले दाएं वाले की बाएं के नीचे लिख देते हैं और बाएं वाले की ऑक्सीजन संख्या दाएं वाले के नीचे लिख देते हैं। इस तरह से हम अणुसूत्र बना लेते हैं। और हम ये भी देखते हैं आवेश चूंकि संतुलित होते हैं, तो आप ये 2 संख्याएं ले ले हैं तो उतने धन होना चाहिए, उतने ऋण होना चाहिए हमारे पास। क्योंकि धन 3 है और ऋण 2 है, तो 3 और 2 का जो LCM है वो 6 रहता है। तो हमें धन के 6 करने के लिए यहाँ पे कितने 2 का गुणा करना होगा, और ऋण के 6 करने के लिए यहाँ 3 का गुणा करना होगा। तो ऑक्सीजन 3 चाहिए और बोरॉन 2 चाहिए। तो हम इस तरह से भी फॉर्मूले को समझ सकते हैं। इस तरह से ये देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन के भी दिए हैं, ऑक्सीजन के भी दिए हैं, ये वैल्यूज दी गई हैं आपको। इस तरह से इन गुणों की जो आवर्ती प्रवृत्ति है इसकी हमने संक्षेप में चर्चा की है। इसमें यदि कोई चीज़ ऐसी लगती है जिसमें आपको डाउट होता है तो आप हमें बताएं। हमारे व्हाट्सएप पे कॉल करके, व्हाट्सएप पे आप क्वेश्चन भेज के पूछ सकते हैं, हम समाधान करने की कोशिश करेंगे।